हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाइज हीटेड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सीडीपी की प्रैक्टिस क्लास के लिए, चाहे आपका सी टेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। खासकर तो सी टेट का जो 8 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, 8 फरवरी को एग्ज़ाम है, उसके लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, संवेदीगम अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, जो जीन पियाजे थे उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। कितनी? 4 अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक की। अब 4 कौन कौन सी है? एक तो हो गई संवेदीगामक अवस्था, एक हो गई पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक। ये जो जैसे कि चारों दे रखी हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है प्रथम अवस्था कौन सी है। तो जो प्रथम अवस्था है बी, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट है, संवेदी गामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जिसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष। और दूसरी कौन सी है दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक। इसकी जो उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। ओके। और तीसरी जो है मूर्त संक्रियात्मक, यह है 7 से 11 वर्ष। और जो लास्ट में बची है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी जो उम्र होती है कहीं कहीं आप लोगों को 11 से 14 मिलेगा और कहीं कहीं 11 से 18 वर्ष मानी जाती है। ये जीन पियाजे साहब ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती, इसीलिए चारों ये अवस्थाएं आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी संवेदी गामक। प्रथम अवस्था बची है तो 0 से 2 वर्ष होती है, वही प्रथम अवस्था है। ओके, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। बुद्ध लब्ध का सूत्र किसने दिया था? गिलफोर्ड, पियाजे, स्टर्न, टर्मन। तो जो बुद्ध लब्ध का सूत्र था वो किसने बताया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। स्टर्न महोदय ने बताया था। अब वो था क्या? IQ बराबर मानसिक आयु, यानी एज, बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये रहा बुद्ध लब्ध का सूत्र निकालने का। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। तो थोड़ा सबसे पहले आप लोगों को थॉर्नडाइक के बारे में देखिए। जो थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है, जिसे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। इन्होंने थॉर्नडाइक जो हैं इन्होंने मतलब कई सारे नियम बताए थे, सिद्धांत बताए थे, और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था ये भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जो थॉर्नडाइक थे ये भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पे? बिल्ली पर प्रयोग किया था अपना। इन्होंने जो मुख्य 2 नियम भी बताए थे। 2 मुख्य नियम कौन से थे थॉर्नडाइक के जो नियम है? एक तो मुख्य नियम और एक गौड़ नियम। मुख्य नियम कितने होते हैं? 3 का से प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये 3 नियम हो गए। और गौड़ नियम कितने होते हैं? 5। बहुप्रतिक्रिया नियम, मनोवृत्त, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण,
साहचर्य। इनके ये जो नियम है, ये नियम भी पूछे जाते हैं, मुख्य नियम और गौड़ नियम, यानी मुख्य नियम कितने होते हैं और गौड़ नियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, संबंधवाद का सिद्धांत। इन जो इनका ये जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान की खोज, शिक्षा के सिद्धांतों का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य यही था मुख्य कि विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय की जो शिक्षा है उसमें सुधार लाना, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। कोहलर के नैतिक विकास के सिद्धांत में परंपरागत स्तर की अवधि क्या है? जो वो कोहलर वर्ग थे, तो सबसे पहले आप लोग पता होना चाहिए, जो कोहलर वर्ग थे उनका जो सिद्धांत था नैतिक विकास का सिद्धांत, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और जो कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत हैं, इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। 3 अवस्थाएं कौन सी? पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसकी जो उम्र है 4 से 10 वर्ष बताया है, और दूसरी है परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष तक, और जो चौथी है उत्तर, यानी तीसरी उत्तर परंपरागत अवस्था 13 वर्ष से अधिक है। ये इन्होंने मुख्य 3 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी बताई हैं? 3 अवस्थाएं बताई हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। तो इसमें पूछा क्या है, कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में परंपरागत अवस्था की अवधि क्या है, मानी सेकेंड वाली अवस्था पूछी है। तो उसकी जो अवस्था है 10 से 13 वर्ष, जैसा कि मैंने बताया था। ये 13 वर्ष से ऊपर की हो गई, ये उत्तर परंपरागत अवस्था। ये तीसरी स्टेज हो गई, और पहली क्या है, 4 से 10 वर्ष, ये हो गई पूर्व परंपरागत। ओके, इसका कोई मतलब ही नहीं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सी इस क्वेश्चन का राइट है, यानी सेकेंड वाली स्टेज इसमें पूछा है इन्होंने। ओके, तो आप लोगों को तीनों अवस्थाएं पता चल गई, और तीनों की अवधि क्या होती है ये भी आप लोगों को पता चल गया। इसमें जो राइट आंसर है, सी राइट आंसर है, दूसरी अवस्था पूछी है इन्होंने। इसमें ये क्वेश्चन जो आंसर गलत दिया है, टाइपिंग में मिस्टेक है, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? यानी जो डिसलेक्सिया एक रोग है, एक विकार है, ये किससे संबंधित है? मानसिक विकार है, या फिर गणितीय विकार, या पठन व्यवहारगत विकार? जो डिसलेक्सिया, लेक्स माने पढ़ना, और कौन कौन से? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, यानी डिस्कैल्कुलिया माने होता है गणना करना, यानी गणित में समस्या, गणित का विकार। और डिस्ग्राफ, ग्राफ माने क्या होता है? कॉपी, ग्राफ कॉपी पे ही तो बनाते हैं, ऐसे भी आप लोग रिलेटेड कर सकते हैं। ओके, और डिसलेक्सिया, लैक्स यानी पठन में विकार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आप लोग जितने भी विकार हैं सारे आप लोग पढ़ लेना। ओके, लियो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को किस प्रक्रिया से सुगम बनाया जा सकता है? पुनर्बलन, अनुकरण, परिपक्वन, सामाजिक अंतःक्रिया।
ये जो लियो वाइगोत्स्की है समाज पे ज़्यादा जोर देते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया। सीखने को किस प्रक्रिया में से सुगम बनाया, यानी समाज के द्वारा सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकता है, इसीलिए सामाजिक अंतःक्रिया डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, वंचित और हाशिए पर स्थित समूह के छात्रों को शामिल करने में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है, यानी सबसे अधिक प्रभावी है। उन्हें अलग से विशेष स्कूल में पढ़ाना, उनके लिए एक कठोर और मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू करना, छात्रों को विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण पद्धतियों में बदलाव करना, उन्हें ट्यूशन लेने के लिए कहना। ये तो गलत है, यानी ट्यूशन के लिए तो बाध्य नहीं कर सकते। कठोर मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू करना ये भी नहीं। उन्हें अलग विशेष स्कूल, ये जो शिक्षा है ये बच्चों को अलग करने को कहती ही नहीं है, वो तो समान शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा देने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी छात्रों को विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा पद्धति में बदलाव लाना, यानी अपनी शिक्षा पद्धति को ही बदलाव लाना, इसीलिए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक उत्पाद नहीं है। कौशल, ज्ञान, परिपक्वता, अभिवृत्ति। तो इस क्वेश्चन यानी स्किल भी है, देखिए लैंग्वेज भी है, ज्ञान एटीट्यूड भी है, परिपक्वता नहीं है, मैच्योरेशन नहीं, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत किस पर आधारित है। सामाजिक संतुलन, क्षमता निर्माण, समता एवं समान अवसर, सामाजिक व्यवहार। तो ये तो सब लोगों को आंखी मीच के इस पे टिक लगा सकते हैं, यानी समता एवं समान पर अवसर। समावेशी शिक्षा है वो समानता पर ज़्यादा जोर देती है, इसीलिए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें कुछ सोचने को कुछ है ही नहीं। ओके, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। बच्चों को गृह कार्य देना और उनका रिकॉर्ड रखना, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को सीखने और विकसित करने का समान अवसर मिले। कक्षा के लिए कठोर नियम बनाना, ये तो गलत है। बच्चों को दंडित करना ताकि वे अनुशासन में रहे, दंड देने को कहती ही नहीं शिक्षा, यानी डी भी गलत। अब बच्चा क्या दो, ऐसे भी आप लोग राइट आंसर निकाल सकते हैं। बच्चों को गृह कार्य देना और उनका रिकॉर्ड रखना सही है, लेकिन सबसे अधिक पूछा है महत्वपूर्ण, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी राइट आंसर, यानी यह सुनिश्चित करना प्रत्येक बच्चे को सीखने और विकसित होने का समान अवसर, यानी सबको अवसर मिल रहा है कि एक ही बच्चे को बार बार दिया जा रहा है, इसीलिए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। बच्चे की लंबाई, बच्चे की आदतें, बाल विकास, बच्चे की बुद्धि। देखो लंबाई भी कोई जरूरी नहीं कि अनुवांशिक वातावरण के अंतःक्रिया परिणाम हो। बच्चे की आदतें भी नहीं, आते तो बदलती रहती हैं, बच्चे की बुद्धि भी घटती बढ़ती रहती है, इसलिए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी बाल विकास। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे को सहारा देना, यानी इसके फोल्डिंग तब दिया जाता है जब वह स्वयं समस्या हल कर लेता है, बिना किसी सहायता के हल कर लेता है, समस्या को हल करने के चरण हो, समस्या को पूरी तरह अनभिज्ञ हो। तो बच्चे को, जैसे कि बच्चा साइकिल चलाता है, उसको पीछे से पकड़ना, उसे धीरे से सहारा देना, थोड़ी देर चलवाना फिर छोड़ देना, तब वो बच्चा चलाता चला जाता है, यानी टेम्परेरी हेल्प देना जिसे बोलते हैं। ओके, वो कोई भी दे सकता है, गार्जियन भी दे सकते हैं, भाई बहन या फिर स्कूल के टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है समस्या को हल करने के चरण पर हो, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए,
समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है विशेष विद्यालयों में केवल विकलांग बच्चों को पढ़ाना, केवल निगेटिव है, ये गलत। सामान्य बच्चों के साथ विकलांग और अन्य वंचित बच्चों को नियमित कक्षा में पढ़ाना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, अलग से विशेष कक्षाएं चलाना। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी राइट आंसर। ऐसे भी आप लोग छटनी कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। डिसलेक्सिया का मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? गणती गणना, पढ़ने और लिखने, चलने फिरने, सुनने। गणती गणना क्या क्या होता है? डिसकैलकुलिया। पढ़ने और लिखने डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया होता है, पढ़ने से संबंधित। यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन में। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किया? कुत्ता, चूहा, बिल्ली, चिंपैंजी। देखिए कुत्ता पे तो पावलाव ने किया था। ओके, चूहा पे स्किनर महोदय ने किया था। ओके, और चिंपैंजी पे कोहलर ने किया था, यानी अपनी सूझबूझ से वो। अब बचा कौन? बिल्ली। बिल्ली पे थॉर्नडाइक ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ओके, थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम में निम्न से कौन सा शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। अब तो सबसे पहले आप लोगों को पता चाहिए जो थॉर्नडाइक महोदय थे इन्होंने दो प्रकार के नियम बताए थे, एक तो मुख्य नियम, एक और गौड़ नियम। इसमें मुख्य नियम, इस क्वेश्चन में जो मुख्य नियम पूछे जा रहे हैं, और इन्होंने जो मुख्य नियम बताए थे वो कितने बताए थे? 3 बताए थे। और गौड़ नियम कितने बताए थे? 5 बताए थे। अब देखिए जो इन्होंने मुख्य नियम बताए थे, तत्परता का नियम भी बताया था, अभ्यास का नियम भी बताया था, और प्रभाव का भी नियम बताया था। ये 3 नियम हो गए। बचा क्या? आंशिक। आंशिक किस में आ जाता है? गौड़ नियम में आ जाता है। पांच गौड़ नियम है इनके। बहुप्रतिक्रिया नियम, मनोव्रत, आंशिक क्रिया। अब देखिए आंशिक क्रिया का नियम आ गया है, ये किस में आता है? गौड़ नियम में आता है। ओके, आत्मीकरण का नियम, सहचारी नियम, ये 5 प्रकार के इनके गौड़ नियम हो गए। तो इसमें नहीं पूछा है दोस्तों, तो नहीं, तो बी ही बचा, आंशिक नियम यानी गौड़ नियम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। जब कोई बच्चा किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार उत्सुक हो तो वह उसे जल्दी सीखता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम। तो जैसा कि मैं अभी पहले वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, इन्होंने 2 प्रकार के नियम बताए थे, एक मुख्य नियम, एक गौड़ नियम। मुख्य नियम 3 होते हैं, गौड़ नियम 5 होते हैं। अब इसमें बताया क्या है? किसी कार्य को सीखने के लिए उत्सुकता होती है तो वह उसे जल्दी सीखता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? यानी तत्परता जिसमें होती है, सीखने की तत्परता होगी। तो इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को सीखने के लिए किस तरह के समर्थन की आवश्यकता होती है? उन्हें कक्षा में नजरअंदाज करना चाहिए, ऐसा तो किसी भी बच्चे के संग नहीं कर सकते हैं। उन्हें धीमी गति से सीखने वाले छात्रों से अलग करना चाहिए, ये भी नहीं कर सकते हैं। उन्हें संवर्धित और चुनौतीपूर्ण गतिविधियां प्रदान करना, यानी हाँ ये कर सकते कि उन्हें कठिन से कठिन कार्य देना चाहिए और गतिविधियां और अधिक देनी चाहिए। उन्हें अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम संतोष और असंतोष पर आधारित है? अब तो आप लोगों को रट गया होगा, जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने 2 प्रकार के नियम बताए थे,
एक तो मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम 3 थे और गौण नियम 5 थे। और इसमें पूछा क्या है, मुख्य नियम से पूछ रहे हैं कि थार्डक का कौन सा नियम संतोष और असंतोष पर आधारित है। तो वो प्रभाव का नियम, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है शिक्षकों को प्रशिक्षित करना जरूरी है, लचीला पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, सहायताकारी शिक्षण सामग्री भी होनी, यानी सपोर्टिव टीचिंग मटेरियल्स भी होना चाहिए, उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें कुछ बताने वाला ऐसा है ही नहीं, यानी सभी जरूरी हैं। ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों स्क्रीन पे, टंकड़ या साइकिल चलाना सीखने के लिए यदि आप लंबे समय तक अभ्यास नहीं करते तो उसे भूल जाते हैं। यह थार्डक के किस नियम पर आधारित है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, मनोवृत्ति का नियम। जैसा कि मैं पहले ऊपर बता चुकी हूँ कि उन्होंने 3 प्रकार के नियम बताए थे, एक तो मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम 3 प्रकार के होते हैं, गौण नियम 5 प्रकार के होते हैं। और इसमें पूछा क्या, यानी आप अभ्यास नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, यानी लंबे समय तक अभ्यास नहीं करते तो उसे भूल जाते हैं। या थार्डक के किस नियम पर आधारित है, यानी अभ्यास। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। जैसे कि देखिए मैंने दे रखा है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम को 2 उप नियम भी हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम, जिसके अनुसार अभ्यास न करने पर सीखी हुई किसी क्रिया कमजोर हो जाती या भुला दी जाती है। यानी जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, कंटिन्यू करते रहोगे तो भूलोगे नहीं, यदि आप नहीं करोगे दोस्तों तो आप भूल जाओगे। इसलिए अभ्यास करना भी बहुत जरूरी। जैसे कि आप सीटेट का पेपर दोगे, जब तक आप प्रैक्टिस क्लास मैम की नहीं देखोगे या फिर आप प्रैक्टिस पेपर नहीं करोगे हल, तो आप लोगों को जो अभ्यास होगा वो रुक जाएगा। इसलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के समावेशन में बाधा डालता है? व्यक्तिगत शिक्षण योजना का उपयोग, लचीला बैठने का प्रबंध, कठोर और अपरिवर्तनीय शिक्षण विधियां, बहुसंवेदी शिक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, कठोर और अपरिवर्तनीय शिक्षण विधियां, यानी बाधा डालता है। तो सी, यानी जब कठोर और अपरिवर्तनीय शिक्षा विधियां होंगी तो वो तो बाधा डालेंगी ही। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेल लिपि का उपयोग किन विद्यार्थियों के लिए किया जाता है? श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित, शारीरिक रूप से विकलांग, अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबल्ड के लिए। जो ब्रेल लिप होती है वो अंधे लोगों के लिए प्रयोग की जाती है। इसका जो आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने किया था। जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, ई एल थार्डक ने नियम के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। जो एल थार्डक थे उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, यानी भूखी बिल्ली पे इन्होंने प्रयोग किया था। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? समानता, समता, भेदभाव, पृथक्करण। ये दोनों लगभग सेम सेम है, लेकिन अधिक पूछा है तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी इक्वलिटी पर आधारित है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्पीयरमैन, थर्स्टन, थार्डक, गार्डनर। तो बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत था वो थार्डक ने किया था। इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। उसे बहुकारक सिद्धांत के नाम से भी नहीं, बहुकारक
सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, 4। तो जो थॉर्नडाइक ने दिए थे वो 3 प्रकार के बुद्धि के प्रकार बताए थे, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मूर्त भी बताई थी, अमूर्त और सामाजिक, ये 3 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई थी, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखिए, जैसे मैंने नोट दे रखा, मूर्त सिद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। ओके, अगला क्वेश्चन, और ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। पावलोव के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि। ये आप लोग बताइए, प्रयास एवं त्रुटि कई बार पढ़ा चुके हैं, किसने दिया था कमेंट करिए आप लोग। तो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने दिया, क्रिया प्रसूत स्किनर ने दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब बचा क्या? 2 प्रयास, इसमें जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, पावलोव प्रतिवादी अनुबंधन का, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, जैसे कि देखिए, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत प्रायः पावलोव के सिद्धांत के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि यह स्वाभाविक जन्मजात प्रतिक्रिया पर केंद्रित होता है। ये रहा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी रही और आप लोगों के लिए कितनी लाभदायक है। यदि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर से ही सारे लग रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मैं सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जैसे कि इस समय CDP चल रहा है, उसके बाद हिंदी चलाएंगे, फिर एनवायरनमेंट यानी EVS करेंगे।